हेमा जी आज सुबह से ही घर के कामों में व्यस्त थी। कभी पर्दे बदलती तो कभी साफ सफाई करती और 2 दिन से तो रसोई से विभिन्न प्रकार के पकवानों की खुशबू आ रही थी। और आज तो पूरे घर को फूलों से सजा दिया था। सुबह से ही रसोई में कुछ ना कुछ पकवान बनाने में लगी हुई है। ड्राइंग रूम में बैठे उनके पति योगेंद्र बाबू पत्नी को हंसी खुशी काम करते हुए देख रहे थे और कह रहे थे कि वैसे तो तुम्हारे हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है, लेकिन जब से तुमने बच्चों के घर आने की खबर सुनी है, तब से तुम्हारे हाथ पैरों का सारा दर्द छूमंतर हो गया है। पूरे 3 दिन से लगातार काम में लगी हुई हो। कभी कमरे साफ कर रही हो तो कभी हॉल साफ कर रही हो। तुम तो ऐसे सफाई कर रही हो जैसे तुम्हें मिलने प्रधानमंत्री आने वाले हों। तुम्हारे बहू और बेटे ही तो तुमसे मिलने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हाथ तो वह भी बटा देंगे तुम्हारा। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो बुढ़ापे में? हेमा जी कहती हैं, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो पता ही है कि पूरे 2 साल बाद हमारे दोनों बेटे और बहू घर आ रहे हैं नाती पोतों के साथ। इतने दिनों से वह हमारे घर नहीं आए हैं और जब से उनकी नौकरी लगी है हम भी तो उनसे कभी मिलने नहीं गए। तो योगेंद्र बाबू धीरे से कहते हैं, हाँ, मिलने नहीं गए हैं इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हमें अपने पास कभी बुलाया ही नहीं, कभी कहा ही नहीं कि माँ पापा आप हमारे पास आ जाइए। हेमा जी कहती हैं, छोड़ो जी, आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं। अच्छा, मैंने सुबह आपसे कुछ काम कहा था, क्या आपने वह काम कर दिया? अरे, मैं तो भूल ही गया था। तुमने एसी ठीक करवाने के लिए कहा था। एक कमरे का एसी तो ठीक है, पर दूसरे वाले का फिल्टर चोक हो गया है शायद। मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को बुला लाता हूँ और उसको ठीक करवा देता हूँ। हेमा जी कहती हैं, हाँ, जल्दी करो, वह सब आज दोपहर तक पहुँच जाएंगे। उन लोगों के पहुँचने से पहले एसी ठीक करवा दो। योगेंद्र बाबू कहते हैं, दोनों एसी वाले कमरे वो ले लेंगे तो तुम कहाँ सोओगी? तुम्हें तो हाई बीपी है और ऊपर से शुगर भी है, जिस कारण तुम्हें बहुत गर्मी लगती है। तुम तो बिना एसी के सो ही नहीं पाती हो। तुम मेरी चिंता मत करो, हम दोनों नीचे के कमरे में सो जाएंगे। नीचे कमरा ठंडा हो रहा होगा, पर वहाँ तो ना एसी है और ना ही कूलर, और सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने चढ़ने में तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा। कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की ही तो बात है, काम काज में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे 1 हफ्ते के लिए ही आ रहे हैं तो उन्हें ठंडी हवा की व्यवस्था तो अच्छे से करनी होगी। योगेंद्र बाबू इलेक्ट्रिशियन का नंबर डायल करते हैं और एसी को ठीक करवाते हैं। तभी हेमा जी आती हैं और एक पर्चा पकड़ा कर जाती हैं। कहती हैं, बाजार से फल और मेवे लेते आना और लड्डू बनाने का सामान ज़रूर लाना, भूलना मत। सारा सामान पर्चे में वजन के साथ लिख दिया है। योगेंद्र बाबू सामान की पर्ची और थैला पकड़ करके बाजार से सामान लेने के लिए चले जाते हैं। योगेंद्र बाबू और हेमा जी के 2 बेटे हैं। दोनों ही घर से दूर बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात हैं। दोनों के ही बच्चे स्कूल में जाते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में गांव दादा दादी के घर दादा दादी से मिलने के लिए आ जाते हैं। योगेंद्र बाबू को रिटायर्ड हुए 5 साल हो गए हैं। योगेंद्र बाबू सिंचाई विभाग में क्लर्क थे, अब उनको पेंशन मिलती है और पेंशन से ही अपना घर का खर्चा चलाते हैं। दोपहर होते होते हेमा जी के दोनों बेटे बहू और नाती पोते घर आ जाते हैं। सब बच्चे अपनी दादी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
दादी अपने नाती पोतों को गले लगाकर खूब प्यार करती है और अपने बच्चों को देखकर फूल ही नहीं समाती। हेमा जी रसोई में जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करती हैं। सभी चाय नाश्ता करते हैं। बहुएं भी कहती हैं, मम्मी जी ने बहुत अच्छी चाय बनाई है, और फिर बोलती हैं कि इतने लंबे सफ़र के बाद तो हम थक गए हैं, और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। उनके दोनों बेटे अपने लैपटॉप और फ़ोन में बिजी हो जाते हैं, और पांचों बच्चे टीवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होते ही हेमा जी रसोई में खाना बनाने में लग जाती हैं और अनेक प्रकार के पकवान बनाती हैं। पूड़ी, सब्जी, दाल चावल, रायता, पनीर, खीर, पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं। तभी योगेंद्र बाबू रसोई में आते हैं और कहते हैं, अरे वाह, रसोई से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या क्या बना दिया तुमने? इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? अरे, कभी हमारे लिए तो इतना कुछ नहीं बनाया तुमने। आज बना लिया है, आप भी खा लेना। हेमा जी हंसते हुए कहती हैं, आप तो मुझे बदनाम कर रहे हैं। बनाती तो हूँ आपके लिए भी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और बच्चे तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, तो उन्हें अच्छा अच्छा बनाकर नहीं खिलाऊंगी क्या? बच्चे हैं, अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद करते हैं। खाना बन जाने के बाद बहुएं सोकर उठी और रसोई में जाकर के थोड़ा बहुत खाना लगाने में हेमा जी की मदद करती हैं। रात में सब लोग इकट्ठे बैठ कर के खूब सारी बातें करते हैं, और बाद में सब लोग अपने कमरे में एसी की हवा में सोने चले जाते हैं। हेमा जी और योगेंद्र बाबू नीचे के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, तो योगेंद्र बाबू पत्नी से फिर से कहते हैं कि तुम नीचे सीढ़ियाँ कैसे उतरोगी? सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने से तुम्हारी कमर और घुटनों में दर्द बढ़ेगा होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम एक एसी वाला कमरा ले लो। बहू और बेटे की व्यवस्था हम नीचे पंखा लगा कर के कर देंगे। एक तो तुम्हें गर्मी कितनी लगती है हाई बीपी की वजह से, ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से तुम्हें घुटनों की भी समस्या हो जाएगी। हेमा जी फिर से वही बात दोहराती हैं, कोई बात नहीं, एक हफ्ते की ही तो बात है, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। योगेंद्र बाबू बोले, तुम्हारी चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम्हारे वो बेटे जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, माँ पापा आप कहाँ सोओगे? सुबह होते ही हेमा जी फिर से रसोई में नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। बहू और बेटे देर तक सोए रहते हैं। तब तक हेमा जी सबका नाश्ता बना करके तैयार कर देती हैं। नाती पोते भी जाग जाते हैं। वह सबके लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बना कर के देती हैं। सभी लोग नाश्ता करते हैं। हेमा जी को दोपहर के खाने में चटनी बनाने के लिए धनिया और पुदीने की ज़रूरत होती है, पर घर में धनिया और पुदीना नहीं होता, तो वह अपने पति योगेंद्र बाबू से कहती है कि पास के ठेले से धनिया पुदीना ले आइए, चटनी बनानी है। योगेंद्र बाबू कहते हैं, अरे अब तो घर में बच्चे आ गए हैं, तब भी तुम मुझसे ही सामान लेने भेज रही हो। जब से तुमने बच्चों के आने की खबर सुनी है, तब से तुम मुझे 50 बार बाजार दौड़ा चुकी हो। अब तुम अपने बच्चों से कहो, तुम्हारे बच्चे आ गए हैं, थोड़ा उनको भी कष्ट दो, अब मैं नहीं जाऊँगा। हेमा जी ने अपने बड़े बेटे राजीव से कहा, बेटा सब्जी की दुकान से धनिया और पुदीना ले आना, ज़रा चटनी बनानी है। बेटा बोला, माँ मैं तो इतने दिनों में आया हूँ, फिर भी आप मुझे काम बता रही हो। मैं तो यहाँ आराम करने आया हूँ, वहाँ तो काम ही करता रहता हूँ, कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। योगेंद्र बाबू बेटे का जवाब सुनकर हेमा जी की सूरत देखते हैं। वह बड़ी मायूस सी लगती है, और योगेंद्र बाबू से हेमा जी की लाचारी भरी सूरत देखी नहीं जाती है, और वह धनिया और पुदीना ले आते हैं। तभी उनकी छोटी बहू आती है और कहती है, क्या पापा जी आप सिर्फ धनिया और पुदीना लेकर आए हैं?
घर में बच्चे हैं, कुछ खाने पीने का सामान भी ले आते तो। आप बच्चों को यह चीज़ें पसंद हैं तो उनको खाने को देनी ही पड़ती हैं। योगेंद्र बाबू कहते हैं, ठीक है बेटा, शाम को जाऊंगा तब ले आऊँगा। शाम को योगेंद्र बाबू बच्चों के लिए बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे आदि के पैकेट लेकर आते हैं तो छोटी बहू देखती है और कहती है, अरे पापा, इतने कम पैकेट लेकर के आए, यह तो बच्चे अभी खाकर चट कर देंगे, थोड़ी ज़्यादा ले आते। हेमा जी जब अपनी बहू की बातें सुनती है तो वह अपने पति से कहती है, बहू ठीक ही तो कह रही है, आप थोड़े और पैकेट ले आते तो बाद में भी काम आ जाते। अब कौन बार बार बच्चों को ला कर देगा। गुस्से में झल्लाकर बोली, अब नहीं जाऊंगा, मुझे ही काम बताए जा रही हो, तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती है। तुम्हारे बच्चे घर में बैठे बैठे फ़ोन और लैपटॉप चलाते रहते हैं और तुम मुझे काम बताती रहती हो। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ काम अपने बच्चों से भी करवाओ, आराम फरमाने के लिए आए हैं क्या। इतना कहकर वह अपना अखबार लेकर के बाहर बरामदे में चले जाते हैं। शाम को सारे बच्चे दादाजी से जिद करने लगते हैं कि आप हमें पार्क में ले चलो, हमें आपके साथ पार्क में घूमने जाना है। तो योगेंद्र बाबू अपने सारे नाती पोतों को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तब तक हेमा जी अपनी बहू के साथ रसोई में रात का खाना तैयार कर लेती हैं। खाने में फिर से पनीर, मिक्स वेज, रायता, पूरी रोटी, दाल चावल सब बना है। जब योगेंद्र बाबू वापस आकर रसोई में जाते हैं तो कहते हैं, एक बात बताओ, रोज़ रोज़ इतने पकवान बनाने की क्या ज़रूरत है। क्या तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं जो तुम रोज़ रोज़ पकवान बना रही हो। अरे तुम्हारे ही बच्चे हैं, दो सब्जी भी बना लो तब भी काम चल जाएगा। इतनी गर्मी में रसोई में तुम इतनी देर तक खड़ी रहती हो, शक्ल देखी है तुमने अपनी कैसी हो गई है, पसीने से नहा गई हो। हंसते हुए हेमा जी कहती हैं, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। बच्चे कुछ दिनों के लिए आए हैं तो उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। अरे तो खाना बनाओ, पर इतने पकवान किस लिए बना रही हो। तुम्हें तो पता है कि हमारा खर्चा सिर्फ पेंशन से ही चलता है। मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ जो तुम इतने पैसे खर्च कर रही हो। सुबह शाम सामान का पर्चा पकड़ा देती हो। हमारे बजट का भी ख्याल रखो। तुम्हारे बेटे तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं कर रहे हैं, वह तो घर से हिलते भी नहीं। सारा काम मुझे बता देते हैं क्योंकि बाहर जाएंगे तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे। इस चक्कर में वह कोई काम ही नहीं करना चाहते। तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। हमारे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है, हमें सिर्फ पेंशन मिलती है। और तुम्हारे बच्चों को समझना चाहिए कि हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, सुबह शाम कोई न कोई डिमांड कर देते हैं। योगेंद्र बाबू गुस्से से बोलते हैं। हेमा जी कहती हैं, ठीक है, गुस्सा मत करो, कल से 2 ही सब्जियां बनाऊंगी, पर अभी तो चलो खाना खा लो। योगेंद्र बाबू आकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उनके दोनों बेटे और बहुएं भी उधर ही बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उनका बड़ा बेटा बोलता है, पापा, संडे को आपके पोते का जन्मदिन है और सौम्या कह रही थी कि दादा दादी के घर में उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे, सबको बुलाएंगे। मैंने तो अपनी लिस्ट भी तैयार कर ली है। तभी पोता बोलता है, हाँ दादाजी, मुझे ब्लैक फॉरेस्ट वाला केक चाहिए। मैं पापा से हर साल कहता हूँ पर पापा नहीं लाते हैं, पर मुझे इस बार ब्लैक फॉरेस्ट वाला केक ही चाहिए। छोटा बेटा जल्दी से अपनी लिस्ट लेकर आता है। योगेंद्र बाबू उस लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट के हिसाब से तो उसमें 100 लोगों का खाना पीना भी होना था। बहू का तो मन था कि बेटे का जन्मदिन किसी होटल में मनाया जाए, उधर ही बढ़िया सा खाना होगा और सभी लोगों को बुलाएंगे। योगेंद्र बाबू लिस्ट को देखकर कहते हैं, बेटा
तुमने लिस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ी बना दी है। जन्मदिन के हिसाब से इतने सारे लोग कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे हैं तुम्हें? तभी हेमा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, बुलाने दो, पोते का जन्मदिन है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। योगेंद्र बाबू हेमा जी को आंखें दिखाकर चुप होने का इशारा करते हैं और सोचते हैं कि हेमा जी भी कितनी भोली भाली हैं, बच्चों की चालाकियों को जरा सा भी नहीं समझती हैं। बच्चे तो बस हमारे पैसे खर्च करवाना चाहते हैं, वह यह भी नहीं देखते कि हमारे पिताजी को कितनी पेंशन मिलती है। अरे पेंशन ही तो मिलती है, कौन सा हमारा रुपयों का पेड़ लगा है। अभी हम इनके ऊपर इतने सारे रुपए खर्च कर देंगे तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लाएंगे, किसके आगे हाथ फैलाएंगे। यही बच्चे पैसे देने के लिए हाथ खींच लेंगे। जो अभी खर्च नहीं कर रहे हैं, बाद में हमारे ऊपर क्या खर्च करेंगे। हमें अपने लिए थोड़े से पैसे बचा कर के रखने चाहिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। बुढ़ापा है, तमाम बीमारियां होती हैं। उस समय तो योगेंद्र बाबू हेमा जी से कुछ ज़्यादा नहीं कह पाए, क्योंकि सब लोग उधर ही बैठे होते हैं। वह मन मारकर रह जाते हैं, सोचते हैं जब मौका मिलेगा तो अपनी सीधी सादी पत्नी को ज़रूर समझाऊंगा। तभी हेमा जी साबूदाने के पापड़ और उड़द दाल के पापड़ सेक कर चाय के साथ ले आती हैं। बेटे जब पापड़ को खाते हैं तो कहते हैं, अरे माँ, पापड़ तो बहुत स्वाद हैं, आपने घर पर बनाए हैं क्या? हेमा जी कहती हैं, हाँ बेटा, मैंने घर पर ही बनाए हैं। दोनों बहुएं कहती हैं, माँ, ऐसे पापड़ हमसे तो नहीं बनते, इनको यह पापड़ बहुत पसंद हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इनको बनाकर हमें दे देना, हम दोनों लेकर जाएंगे। हेमा जी बोलती हैं, हाँ बेटा, मैं बना दूंगी। तभी बड़ी बहू कहती है, हमारा कल घूमने जाने का प्रोग्राम है, हम सब जाएंगे। तो कल हम सब बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, तो आप घर पर फ्री रहोगी, आप कल यह पापड़ बना देना। हेमा जी कहती हैं, ठीक है बेटा, कल तुम मार्केट चले जाना और उधर से 2 किलो उड़द दाल का पाउडर और 2 किलो साबूदाना भी लेते आना, मैं तुम दोनों के लिए पापड़ बना दूंगी। तो बेटे कहते हैं, अरे माँ, आप पापा को भेज दीजिए, मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा उड़द दाल का पाउडर, और मुझे तो समझ में भी नहीं आएगा यह किसका पाउडर है। हाँ, पापा से ही करवाइए यह सारे काम। अपने बेटों की बातें सुनकर योगेंद्र बाबू को गुस्सा आ गया और वो आंखें दिखाते हुए अपनी पत्नी की ओर देखने लगे, लेकिन हेमा जी अपने पति से नज़रें चुरा लेती हैं। रात में खाने के बाद बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। हेमा जी और योगेंद्र बाबू नीचे कमरे में चले जाते हैं। योगेंद्र बाबू अपनी पत्नी हेमा से कहते हैं, बेटे बहू के आने के बाद तुम पूरा दिन रसोई में लगी रहती हो, अपने पैरों को देखा है कितने सूज गए हैं, और बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने से तुम्हारे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है। भले ही तुम मुझसे ना कहो, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चों को देखकर तुम कुछ नहीं कहती हो। अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन से तुम नीचे कमरे में सो रही हो, तुम्हारे किसी भी बेटे या बहू ने पूछा कि माँ आप नीचे क्यों सो रही हो? वहाँ तो ना एसी है और ना ही कूलर, आपको गर्मी भी लगती है। किसी भी बेटे बहू ने तुम्हारी तबीयत के बारे में कुछ पूछा? अरे खुद तो कमरे में एसी चलाकर सो जाते हैं और माँ बाप गर्मी से मरे जा रहे हैं, उनको क्या लेना देना। और संडे को उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम बना लिया, हमसे एक बार भी नहीं पूछा। 100 लोगों की लिस्ट बना ली है,
कौन खर्च करेगा और कहाँ से आएंगे इतने पैसे। अभी हम खर्च कर देंगे तो साल भर परेशानी में रहना पड़ेगा। सबने देवी माँ के मंदिर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। तुमसे एक बार भी नहीं पूछा, माँ आप चल रही हो क्या हमारे साथ। अपना और अपने बीवी बच्चों का प्रोग्राम बना लिया है। हे माँ, तुम बहुत भोली हो। तुम जितनी सुख सुविधाएं अपने बेटे बहू और नाती पोतों को अपने घर में दे रही हो, क्या वही सुख सुविधाएं तुम्हारे बेटे बहू अपने घर में तुम्हें दे पाएंगे क्या। इतना कुछ तुम्हारे लिए कर पाएंगे क्या। तुम्हारी बहुएं तुम्हें चार चार सब्जियां बना कर के खिला पाएगी क्या। तुम्हारे बेटे हमारे लिए इतना पैसा खर्च कर पाएंगे। ज़रा सोच कर देखो ना। कुछ करने की तो दूर, 5 साल हो गए नौकरी को, एक भी बेटा या बहू ने हमें कभी झूठ मूठ में एक बार भी अपने घर नहीं बुलाया। एक बार भी नहीं कहा कि माँ पापा आप एक बार हमारे घर आ जाइए और घूम कर देखिए, हो सके तो हमारे पास ही सेटल हो जाइए। वह अपने खर्चे का 5% भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम उनके पास जाएंगे तो क्या वह हमारा 100% खर्चा उठा पाएंगे। हमारे घर में आकर वह एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अभी जब वह जाएंगे फिर तुम कहोगी बहू के लिए साड़ी लेनी है, नाती पोतों के लिए कपड़े लेने हैं, बेटे को यह देना है वह देना है। बाद में यही बेटे बहुएं तुम्हारी दी हुई चीज़ों में नाम रखेंगे, कहेंगे देखो देने की नीयत नहीं थी तो क्यों दिया। एक आधा किलो मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे, वह भी खुद ही खा गए, क्योंकि माँ को तो हाई बीपी और शुगर है और पापा का बुढ़ापा है, इसलिए खुद ही खा गए। जब पता था कि माँ को हाई बीपी है, माँ के लिए मिठाई की जगह फल क्यों नहीं लाए। अरे तुम्हारे लिए एक साड़ी ही ले आते तो तुम उतने में ही खुश हो जाती। खाने पीने के लिए हमारा बुढ़ापा है, लेकिन पापा से काम करवाने के लिए उनका बुढ़ापा नहीं दिखता है। अपनी माँ से रसोई में दिन भर खाना बनवाने में उनका बुढ़ापा नहीं दिखता है, लेकिन घूमने फिरने जाएंगे तो बोल देंगे कि उन्हें बीमारी है, वह कैसे जाएंगे। लेकिन काम के लिए नहीं बोलेंगी कि वह बूढ़े हैं। हेमा जी कहती हैं आप शांत हो जाइए। अब योगेंद्र बाबू शांत होने की जगह अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो मेरी बात समझती ही नहीं हो। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, हर 1-2 साल में यही होता है। बच्चे आते हैं, ऐशो आराम के साथ हमारे घर में रहते हैं। तुम खूब काम करती हो और मुझसे खूब पैसे खर्च करवाती हो, अपना एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा। बहुत कर लिया तुमने अपने मन का, अब तुम मेरी बात सुनोगी। सुबह उठते ही योगेंद्र बाबू अपनी पत्नी हेमा जी को सुबह पार्क में घुमाने के लिए ले गए। जब घर वापस आए तो बेटे कहते हैं माँ आप कहाँ चली गई थी, हमें जाने में लेट हो रहा है। अब आप आ गई हैं तो जल्दी से चाय नाश्ता बना दीजिए। अगर हम फटाफट नहीं निकले तो हमें देर हो जाएगी। लेकिन योगेंद्र बाबू कहते हैं तुम्हारी माँ के घुटनों में दर्द हो रहा है, इसलिए वह नाश्ता नहीं बना पाएंगी। तुम रास्ते में ही जाते हुए चाय नाश्ता कर लेना। बेटा तुम्हारी माँ के घुटनों में दर्द होता है, डॉक्टर ने बताया है कि सुबह सुबह घूमा करो। जब से तुम सब आए हो तुम्हारी माँ एक दिन भी घूमने नहीं गई, पैर भी सूज गए हैं, इसलिए आज मैं उसको बाहर घुमाने के लिए ले गया था। तभी छोटी बहू रसोई से चाय और ब्रेड लेकर आती है। सब लोग चाय ब्रेड खा कर के घूमने के लिए निकल जाते हैं। हेमा जी थोड़ा उदास हो जाती हैं। योगेंद्र बाबू उनको समझाते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे अब बच्चे नहीं हैं, वह दुनिया चलाते हैं, उन्हें पता है सब कैसे करना है। जब बहू बेटों का
लौटने का समय हुआ तो योगेंद्र बाबू ने बेटे को फ़ोन करके कहा, तुम सब लोग कहाँ हो? तुम्हें एक बात बतानी है कि मैं और तुम्हारी माँ कल तुम्हारी मौसी के वहाँ विवाह समारोह में जा रहे हैं, तो तुम लोग जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि घर में कोई भी होना चाहिए। हम घर में ताला लगाकर घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं और हमें कल सुबह की ट्रेन से निकलना है। जैसे ही बेटे और बहू घर आते हैं तो माँ पापा पर चिल्लाने लगते हैं, यह कोई तरीका है अचानक से जाने का? अरे हमने तो आपको पहले ही बताया कि आपके पोते का जन्मदिन मनाना है, उधर आप लोग मौसी के वहाँ जा रहे हो। उस समय योगेंद्र बाबू कुछ नहीं कहते हैं, जाकर के नीचे कमरे में सो जाते हैं। सुबह उठकर हेमा जी नहा कर के पूजा पाठ करती हैं और अपने पोते को 5,000 रुपये देकर उसका टीका करती हैं। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अपने पोते को देती हैं। 8 बजे तक दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं और एक हफ्ते बाद जब दोनों घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहुओं में तकरार हो गई है। बेटे भी अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक हफ्ते घर में काम करने में दोनों बहुओं में मनमुटाव हो गया है। बेटे भी अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक हफ्ते से घर का खर्च चलाने में दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई है। योगेंद्र बाबू के दोनों बेटों को भी यह बात समझ में आ गई थी कि दूसरे का खर्चा उठाना कितना मुश्किल होता है, और पापा तो हम सबका खर्चा उठाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पापा के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। दोनों बेटे कहते हैं, पापा अब हमें समझ में आ गया है कि आप रोका टोकी क्यों करते हैं। अरे इतने सारे लोगों का खर्चा उठाना कोई आसान बात नहीं। हम तो अलग अलग अपने अपने परिवारों का खर्चा उठाते हैं, लेकिन सारे लोगों का खर्चा एक ही इंसान चलाए तो बहुत मुश्किल होता है। यह बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, बस पेंशन के पैसे से ही 10-12 लोगों का खर्चा चल आ रहे थे। दोनों बेटे और बहुएं माँ और पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो योगेंद्र बाबू भी व्यंग मारते हुए अपने बच्चों से कहते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि इधर हम दोनों बुढ़िया बुढ़ा कब तक अकेले रहेंगे, तो 6 महीने हम तुम्हारे पास रहेंगे और 6 महीने छोटे वाले बेटे के साथ रहेंगे। ऐसे हमारा घूमना भी हो जाएगा और हमारा भी इधर अकेले मन नहीं लगता है। तो अब तुम लोग हमें रखना, हमारी जिम्मेदारी उठाना। हमने बहुत उठा ली, हम बूढ़े हो गए हैं जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते। अब तुम दोनों बेटे बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारियाँ उठाओ। अपने पिता के अंदाज को देखकर दोनों बेटे और बहुएं शर्मिंदा हो गए। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।